साथियों नमस्कार। आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं हूं डॉक्टर रामकेश परमार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अस्थमा को लेकर के। अस्थमा जिसको सामान्य भाषा के अंदर दमा, श्वास की एलर्जी ये भी कहा जाता है और हमारे आसपास एक बहुत कॉमन समस्या है। स्पेशली हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये बहुत सारे पेशेंट्स, राजस्थान के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं और बहुत कॉमन समस्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम जानेंगे कि अस्थमा है क्या। अस्थमा हमारे श्वास नली है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर श्वास नलियां होती हैं, उनकी एक समस्या है। श्वास नलियों के अंदर जो म्यूकोजा होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिससे ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए जो रास्ता होता है वो सिकुड़ जाता है और उस रास्ते की नॉइंग होने के कारण पेशेंट को समस्याएं होने लगती हैं। बट ये जो श्वास नलियों के अंदर दिक्कत होती है ये रिवर्सिबल होती है और इसको ब्रोंकोडायलेटर के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से हम वापस ठीक कर सकते हैं। इस तरह की बीमारी को हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा के अंदर श्वास नलियों में सूजन होने के कारण दिक्कत होती है। क्या क्या टाइप्स ऑफ अस्थमा होते हैं, कितने तरह के होते हैं? अस्थमा कॉमनली दो तरह के अस्थमा होते हैं। हम एक अस्थमे को बोलते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। कई लोगों के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एलर्जिक इम्यूनो रेस्पॉन्स होता है। इस एलर्जी के कारण उनकी बॉडी ही इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। इसको इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। और कई बहुत सारे फैक्टर्स से बॉडी सेंसिटिविटी होती है, धूल मिट्टी वगैरह जिनसे एलर्जी होती है, परफ्यूम्स, पेट्स, डस्ट माइट, इस तरह की चीज़ों की रिएक्शन होने के कारण श्वास नली में दिक्कत होने लग जाती है। कई तरह की ये एक्सटेंसिव फैक्टर्स होते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि व्यक्ति को अस्थमा के लिए प्रेसिपिटेट करती हैं? क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? मैंने पहले भी आपको बताया, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी सेंसिटिव है तो उसके आसपास जो एलर्जेंस हैं, चाहे वो टेम्परेचर के अंदर चेंज है, क्लाइमेट में चेंज है, मौसम में बदलाव है, धूल मिट्टी का एक्सपोजर है, किसी परफ्यूम का एक्सपोजर हो गया, डस्ट का, माइट का, किसी कपड़े का, क्लोथिंग का, उस सेंसिटिविटी का पैटर्न जब बॉडी को एक्सपोज होता है तो ये सारे रिस्क फैक्टर, इवन स्मोकिंग किसी को रिस्क फैक्टर होता है, ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी को प्रभावित करती हैं, लंग्स को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण से श्वास नली में सूजन आ जाती है और अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्या क्या लक्षण होते हैं? हमारे आसपास कोई व्यक्ति है, उसके अंदर क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि भाई अस्थमा हो सकता है? एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, छाती में जलन रहती है, जकड़न रहती है, खांसी आती है, इस तरह की समस्या पर्टिकुलर सीजन में बढ़ जाती है, शाम के टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है, सुबह सुबह ज़्यादा दिक्कत होती है, छाती भारी हो जाती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, खांसी है वो ठीक नहीं हो रही है, किसी जगह जाते हैं तब दिक्कत होती है, सर्दियों के मौसम में दिक्कत होती है, खांसी का आना, लंबी खांसी होना, श्वास भरना, छाती के अंदर जकड़न रहना, भारीपन होना, छाती में दर्द होना, छाती से सीटी जैसी आवाज़ निकलना, इस तरह के सिम्टम्स को हम अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो उसे तुरंत अस्थमा की जांच करानी चाहिए। किस तरह से हम अस्थमा को पकड़ते हैं, क्या टेस्टिंग करते हैं? अगर आपके आसपास कोई इस तरह की समस्या है तो आप तुरंत अपने फिजिशियन चिकित्सक के पास जाइए और वहाँ चिकित्सक से मिलकर के जब वो आपको देखेंगे तो इसके लिए हम एक तो सिम्टोमेटोलॉजी से पता चलता है, साथ ही कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए स्पायरोमेट्री करते हैं, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी क्या है, एयरवे ट्रैक्ट की कैपेसिटी क्या है, उसका FEV1 और FVC का रेशियो क्या है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड क्या है। स्पायरोमेट्री के माध्यम से हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग करके अस्थमा का पता लगाते हैं और अस्थमा का पता होने के बाद में अस्थमा के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो मोस्टली दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह कार्य करती हैं। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें अस्थमा के लिए तो इसकी ग्रेडिंग होती है, माइल्ड अस्थमा, मॉडरेट अस्थमा और सीवियर अस्थमा। आपको कितने अटैक्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, क्या लक्षण इसके हैं, उसके बेसिस पर आपके जो फिजिशियन चिकित्सक होते हैं वो इसकी बीमारी के बारे में पता करते हैं और ग्रेडिंग के हिसाब से इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे बड़ी जो मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से अस्थमेटिक पेशेंट्स को देना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है, अगर आपको अस्थमा है तो इनहेलेशन थेरेपी इसके लिए आपके लिए बेस्ट दवा है। इनहेलेशन के माध्यम से क्या होता है कि दवा सीधी हमारी फेफड़ों में जाती है, जिससे साइड इफेक्ट नहीं होते और हमें आराम मिलता है। साथ में ही एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस, क्योंकि एलर्जिक रेस्पॉन्स से दिक्कत होती है, जिसके अंदर एंटी एलर्जिक मेडिकेशन भी इसमें रेगुलरली काम करती हैं, उसे भी हमें दी जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसकी दवाई दी जाती है, उसी तरह से अस्थमा को हमें
कंट्रोल करना होता है, अस्थमा को कंट्रोल जिस मेडिकेशन पर कर सकते हैं उस मेडिसिन को हमें लंबा लेना पड़ता है, इलाज लंबा चलता है। साथ में ही आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एलर्जिक दवाइयों का रेस्पॉन्स रहता है, ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन का रेस्पॉन्स होता है जो हमें इसको देनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रिवेंशंस। एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी। इसके अंदर लंबे समय का अस्थमा है तो आप वैक्सीनेशन का यूज कर सकते हैं, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, रेगुलर लंग रिहेबिलिटेशन एंड लंग फिजियोथेरेपी के लिए कार्य कर सकते हैं। आपके लिए रिस्क फैक्टर वाली चीज़ है धूल, मिट्टी, धुआं, ठंडा, खट्टा, चिकनाई या पर जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, इस तरह के एलर्जिक रेस्पॉन्स, मौसम के अंदर बदलाव, बारिश के अंदर भीगना, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है, उस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना, बराबर रेगुलर मेडिकेशन लेना, इस तरह की रोकथाम के तरीकों के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को ठीक बनाए रखना, इस तरह के तरीकों के माध्यम से हम अस्थमा की बीमारी से बच सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि ये सारे सिम्टम्स किस तरह से अस्थमा का डायग्नोसिस बनता है, किस तरह से फिजिशियन उसको ट्रीट करता है, क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी रोकथाम के तरीके हैं जिसके माध्यम से हम बचकर अपने आप को ठीक रख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।